ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू GLCIS। GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है और हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने। राष्ट्रपति के लगभग लास्ट लेक्चर है, जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो लगभग इसमें खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति शुरू होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और GLCIS का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को GLCIS MPPSC आप जल्द से जल्द डाउनलोड करें। ठीक है, और इसमें जो कुछ भी पेड अनपेड जो कुछ भी सुविधाएं सारी की सारी उनका जल्दी से लाभ उठाएं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। चलो, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा MPPSC लास्ट टाइम से पूछ रही है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों ही हम लोग इंप्रूव करके रखना है। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड बुक्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ताकि क्या है कलेक्शन पूरा आप लोगों का लगभग रिकॉल यहीं पर हो जाएगा। 2-4 ऑप्शन का भी जो एक्सप्लेनेशन होगा उससे आपको 2 तथ्य और पता चल जाएंगे, उसके 2 कदम आगे 2 कदम पीछे भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? ठीक है ना, तो आप लोग को बताना है VV गिरी, N राजीव रेड्डी, KR नारायण या जाकिर हुसैन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा जो VV गिरी साहब हैं, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से उनका संबंध रहा है। ठीक है ना, व्याख्या इसकी एक बार बताता हूँ कि भारत के, और ये कौन से आपके राष्ट्रपति थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी। ठीक है ना, टेन्योर कब था इनका? टेन्योर जो था आपका ये थे 1969 से 74 तक। ठीक है ना, चौथे राष्ट्रपति रहे। ठीक है ना, 4th नंबर के। ठीक है ना, क्योंकि कई बार ट्रेड आपसे क्रोनोलॉजी या ऑर्डर पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे। 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है ना, अब साथ में एक और चीज की भाई 2 बार, ठीक है ना, क्या रहे? ये अध्यक्ष भी रहे। ठीक है ना, किसके? ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, अनडाउटफुली हर व्यक्ति को पता ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो इसके साथ एक और चीज़ आप लोग याद रखिए कि भाई मिसाइल विमेन कौन है, तो वो टेसी थॉमस है। कई बार इस तरह के शब्दों की डायरेक्ट टिप्पणी 3 नंबर में आपको मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, कलाम साहब। ठीक है ना, इनके बारे में जान लेते हैं, कलाम साहब के बारे में हल्का सा। बाकी आप मिसाइल मैन कहे जाते हैं तो आप सब लोग जानते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति। ठीक है ना, इनका टेन्योर कब था? 2002 से लेके 2007। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के फलस्वरूप भारत के कौन कौन से त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका भारत। ठीक है ना, तो कौन कौन सी आपके त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल होती है। ठीक है, गाइडेड मिसाइल वही जो चीजों का पीछा करती है, टारगेट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कब से कब तक रहे? ये 11वें राष्ट्रपति रहे और 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश में से कौन एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसे तुरंत भर दिया जाता है और चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवा लिया जाता है। तो इसका पद खाली ना रहे इसलिए कई बार क्या है, कार्यकारी राष्ट्रपति के भी वो होते हैं। राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं संभाल पा रहा है तो वहां पर कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का। वो भी अगर उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायाधीश, मतलब या जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सीनियरिटी में सबसे बड़ा व्यक्ति, उसे रखा जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिस हिदायतुल्ला साहब जो हैं, ठीक है, इनका मध्य प्रदेश से भी संबंध है। तो आप सब लोग क्या संबंध है आप लोग को पता करना है। जस्टिस M हिदायतुल्ला जो हैं वो कार्यकारी राष्ट्रपति भी आपके रहे हैं। अब कार्यकारी तो हो नहीं सकते, ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति ही बोला जाएगा उस पर्टिकुलर पद पर। ठीक है ना, जस्टिस M हिदायतुल्ला, तो इनके बारे में हल्का फुल्का और देख लो। जस्टिस M हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से, ठीक है ना, 24 अगस्त 1969, ठीक है ना, याद रखिए, जुलाई से अगस्त के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है ना, तो वहां राष्ट्रपति काउंट होता है, बल्कि क्या होता है? एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति होते हैं। मतलब पर्टिकुलर आप उस पद को खाली नहीं रखा जाएगा, आपको उसको टेम्परेरी फील करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंगत है? ठीक है ना, कौन सा असंगत वाला ऑप्शन है वो आपको पता करना है। राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका इनमें से? आपके जवाहरलाल नेहरू असंगत होंगे। ठीक है ना, रीजन आपको बताया था। दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत है क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। बाकी सारे लोग कौन है? राष्ट्रपति रहे। ठीक है ना, तो कई बार नामों में से ही पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति अलग है, तो सीधी बात है नेहरू जी में अलग है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आएगा आपका, कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उस कथन को आप लोगों को देखना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ठीक है ना, ठीक है भाई। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बात सही है।
उपराष्ट्रपति भारत का चुनाव राष्ट्रपति करता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति चुनता है, ऐसा नहीं, ये रशिया थोड़ी है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, तो ये बाकी सब कुछ सही है, तीनों ऑप्शन सही है, आपका ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति का भी चयन जो होगा, वो निर्वाचन जो होगा वो संसद करेगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, अन्य तीनों कथन सही है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 6वें क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, कथन देखना है और फिर उसका कारण देखना। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है ना, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है, ये एकदम गलत है। ठीक है ना, हाँ, उसके ऊपर इसलिए भाई देश का सर्वोच्च प्रधान है। ठीक है ना, और देश का राष्ट्राध्यक्ष है, वो सुप्रीम कमांडर है तीनों सेनाओं का। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि संविधान के ऊपर है। संविधान से ऊपर हमारे देश के अंदर कोई भी, ना कोई पद ना कोई संस्था। दिस इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है ना, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो यहां पर क्या होगा, कथन सही है परंतु उसका कारण गलत है। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 में कहा जाता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति जो होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है ना, वह अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अतः प्रश्नगत कथन सही है, किंतु राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ऐसा गलत है। ठीक है ना, ये कतई गलत माना जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? ठीक है ना, तो 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन था इनका? शायद 12th वाला रहेगा। ठीक है ना, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 12वां था इनका। ठीक है ना, क्योंकि 11वें कौन रहे थे आपके? कलाम साहब। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 के प्रतिभा पाटिल ने व्यक्ति अनुसार, है ना, देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर थी। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14 था। कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रत्याशी जो थे एनडीए के, भैरव सिंह शेखावत साहब खड़े हुए थे उस समय, तो उन्हें हराया था और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है ना, अब ये कि प्रतिभा पाटिल ने ऐसा विशेष क्या किया? ठीक है ना, तो विशेष कुछ नहीं, लेकिन महिला है तो इसलिए उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है ना, तो वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो ये तो करता ही नहीं राष्ट्रपति उस पर, प्रधानमंत्री उस पर। जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के क्षेत्र में अधिकार होना घोषित करते हैं, नहीं। ठीक है ना, जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे दे। ठीक है, इसीलिए संसद का उसे अभिन्न अंग माना जाता है। बतौर वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही सदस्य नहीं होता। ठीक है, किंतु फिर भी उसे अभिन्न अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि संसद की कार्यवाही को आहूत करना, सत्रावसान करना, सत्राहूत करना, ठीक है ना, और जब तक उसके हस्ताक्षर ना हो तब तक कोई भी जो विधेयक होगा वो अधिनियम नहीं बन सकता। नो बिल कैन बी एक्ट विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद, ये किसके अंदर है? संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे दे। ठीक है, सो द प्रोसेस इज इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 111 ठीक है ना। चलो लिखते हैं अगला क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार किसको है? तो कौन सा व्यक्ति होगा? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? ऑब्वियसली राष्ट्रपति को ही होगा। ठीक है ना, चलो इसका जिक्र कर लेते हैं। और इसका जिक्र किसके अंदर है? 5वीं अनुसूची के अंदर। तो हम सब लोग देख लेते हैं एक बार इसका पूरा व्याख्या, आप समझाता हूं एक बार। संविधान की 5वीं अनुसूची, ठीक है ना, 5th शेड्यूल, ठीक है ना, सारे शेड्यूल्स आप लोग को पता होना चाहिए मोजबानी। पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, एसटी इलाका, ठीक है ना, शेड्यूल रीजन, सॉरी, ठीक है ना, अथवा विस्तारित किया सकता है, मतलब उसे एक्सटेंड किया सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया सकता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, ये तमाम अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं ये सीधे संघ के नियंत्रण में होते हैं और ऐसे ये तमाम अथॉरिटी किसको दे रखते हैं? राष्ट्रपति। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है? राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा,
जाकिर हुसैन या बीबी गिरी, ठीक है ना। तो बिहार के राज्यपाल पूछा, ठीक है ना, जाकिर हुसैन है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ बिल्कुल जाकिर हुसैन, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इनके बारे में एक बार देख लो, जाकिर हुसैन साहब के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 62 से 12 मई 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, फिर यहाँ उपराष्ट्रपति बने। 13 मई 67 से 13 मई 69 जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वे राष्ट्रपति बने रहे, ठीक है ना। तो ये उनके बारे में फैक्ट है। तो ये कब से कब तक रहे, यहाँ से इस पर्टिकुलर टाइम तक ये पहले राज्यपाल थे, फिर उन्हें 62 से लेकर 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है ना, और उसके अंदर वो राष्ट्रपति रहे। तो राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे। इसीलिए ऐसे कुछ लोग हैं, पर्सनैलिटीज, उनके बारे में आप लोगों को पता करना जरूरी है, यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। चलो, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कंफ्यूजन वाले हैं अलग अलग नाम, क्योंकि कई सारे लोगों के नाम है, हमारे अच्छे अच्छे वास्तुकार फेमस रहे हैं। तो यहाँ एडवर्ड लुटियन साहब जो हैं उन्होंने इसको बना, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया है, ठीक है, जिसको पहले वायसराय भवन कहा जाता था। ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह कथन निम्नलिखित किस पर लागू होता है, ठीक है ना। किस पर होगा, लोकसभा अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो सीधी बात है, नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री, लेकिन प्रतिनिधित्व करता है कौन, राष्ट्रपति। तो बी वुड बी द आपका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति होगा इसका आंसर, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत उक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।